बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 और आज हमारा टॉपिक है द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो ये आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में कुछ पहले बुनियादी बातें। मेरे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन स्ट्रक्चर आप पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन स्ट्रक्चर में रिंग के अंदर 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं। ये बड़ी तेजी से मूव करते हैं, डीलोकलाइज है ना। और हमने कहते हैं बेंजीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन शो करते हैं। अब 2-3 पॉइंट्स आप ज़हन में बिठाएं कि द बेंजीन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। आज हम इसी बात को ही पढ़ेंगे कि बेंजीन का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है। रीजन उसके हम ढूंढने की कोशिश करें। और दूसरी, क्यों है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल? इट्स स्टेबिलिटी इज ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैंने आपको एक सेंटेंस पढ़ाया था कि व्हेन देयर इज डीलोकलाइजेशन देयर इज स्टेबिलिटी। जहां डीलोकलाइजेशन होगी वहां स्टेबिलिटी होगी, और जहां एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होगी वहां एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। ये बात ज़हन में बिठानी। आज हम क्या करेंगे, हम बेंजीन की स्टेबिलिटी को डिटरमिन करेंगे बाय एस्टिमेटिंग द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसके एस्टिमेशन से, उसको एस्टिमेट करके हम बेंजीन की स्टेबिलिटी को मालूम करेंगे। ये कुछ बुनियादी बातें, यानी ये 2 पॉइंट्स आप पहले वो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को डिटरमिन करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से। अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। यहां गो के हमारी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। हमने चैप्टर 8 में 1-2 जगहों पे पढ़ी है, दोबारा देख लें। Heat of hydrogenation, the amount of heat evolved when 1 mole of an unsaturated compound reacts with excess of hydrogen to become fully saturated. That is called heat of hydrogenation. मसलन मेरे पास ये इथीन का मॉलिक्यूल है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, इसके साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुई in the presence of catalyst and we get the ethane. तो जब इथीन उसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड होती है तो आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड इथेन बना। इस दौरान जो हीट रिलीज होती है दैट इज -120 किलो जॉल पर मोल। दिस -120 किलो जॉल पर मोल इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हमारे पास इथीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी आई? 120 किलो जॉल पर मोल। ये आप ज़हन में बिठाएंगे। अब हम बढ़ते हैं, हम ना साइक्लोहेक्सीन, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना साइक्लोहेक्सेन है। 6 कार्बन इन द रिंग, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन। अब आप काम क्या करें, आप किसी भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ले आए। जब डबल बॉन्ड लाएंगे तो डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के साथ अब एक एक हाइड्रोजन रह जाएगा। नाउ दिस वन इज कॉल्ड cyclohexene. It has cyclic structure with 1 double bond. Cyclohexene. हम इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है। चूंकि एक डबल बॉन्ड है तो इसमें हाइड्रोजन का 1 मोल ऐड होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जब ऐड करेंगे द प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन से आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन बना। दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इस दौरान जो हीट रिलीज होती है जिसे मैं डेल्टा H कहता हूं, ये हीट जो है जिसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, दिस इज -119.5 किलो जॉल पर मोल। माइनस का मतलब है हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, और 119.5। अभी आपने ना ये इथीन की बात की।
इथेन एक ओपन चेन कंपाउंड है, इथीन एक ओपन चेन कंपाउंड है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 120 किलो जॉल। और अगर आप साइक्लोहेक्सीन की बात करें तो ये 119.5, यानी इसकी साइक्लोहेक्सीन जिसमें एक डबल बॉन्ड है जस्ट लाइक ऑफ इथीन, तो इसकी और इथीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तकरीबन बराबर है। वो 120 थी, ये 119.5, रफली एक जितनी है। अब स्टूडेंट हम ना सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि दो डबल बॉन्ड रखने वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होगी। दो डबल बॉन्ड अगर आप साइकिल के अंदर लाएं, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड, तो ये अब आपके पास क्या हो गया, नाउ दिस वन इज 1,2,1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। आप इसको ना नंबरिंग कर लें, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। तो 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, साइकिल में टोटल 6, तो नाम क्या बना, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। अब हम इसकी ना डेल्टा एच की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, यानी अब हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। माय डियर स्टूडेंट, चूंकि इसमें दो डबल बॉन्ड हैं, लिहाजा इसके एक मोल के साथ हाइड्रोजन के 2 मोल ऐड होंगे, यानी एक मॉलिक्यूल 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन के साथ हाइड्रोजन के जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तो इसका मतलब हुआ इसके एक मोल के साथ हाइड्रोजन के 2 मोल ऐड होंगे। जब ऐड होंगे तो ये भी डबल सिंगल हो गया, ये भी डबल सिंगल हो गया, और यूं आपके पास स्ट्रक्चर बना। दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, इस दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी। अभी हमने पढ़ा अगर साइक्लोहेक्सीन उसमें हाइड्रोजन ऐड हो तो एक डबल बॉन्ड के बदले इतनी हीट रिलीज हुई, लेकिन अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो रफली फिर इसका डबल ट्वाइस हीट रिलीज होनी चाहिए। मैं 2 चीजें लिखता हूं। पहले तो मैं बात करता हूं कि अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कैलकुलेटेड वो कैसे करेंगे, 2 इंटू 119.5, यानी एक डबल बॉन्ड के बदले 119.5 किलो जल पर मोल, लेकिन अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो सावधान उसका डबल हो जाएगा। तो ये आपके पास 239 किलो जूल पर मोल। तो हम क्या कह रहे हैं, ये माइनस लगाएंगे, ये माइनस। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इतनी जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होनी चाहिए। अब आप ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, आप 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन लें, इसके 1 मोल के साथ हाइड्रोजन के 2 मोल का रिएक्शन करवाएं, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, जो हीट रिलीज होगी उसको मेजर करें। तो हमारे पास जो ऑब्जर्व डेल्टा एच होगी, ऑब्जर्व्ड यानी जो एक्सपेरिमेंट से हमारे पास हासिल होगी स्टूडेंट, वो इससे कम होगी, और वो हमारे पास माइनस 231.5 किलो जूल पर मोल होगी। अब एक चीज यहां पे आ गई बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इनका डिफरेंस लेना चाहता हूं। डिफरेंस क्या है माय डियर स्टूडेंट, अगर आप डिफरेंस लेंगे ना तो डिफरेंस मेरे पास आएगा, डिफरेंस वो है, इससे इसको माइनस कर दें तो 239 से इसको 231.5 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास 7.5 आ जाएगा, 7.5 किलो जूल पर मोल। अब आपको ना एक बहुत अहम बात समझाने जा रहा हूं। मैं एक ना डायग्राम की मदद से साइक्लोहेक्सीन और 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन इन दोनों की स्टेबिलिटी उसको डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक डायग्राम है, इसमें मैं इधर पोटेंशियल एनर्जी को लेता हूं। पहली बात मैं साइक्लोहेक्सीन की करता हूं। अगर आप साइक्लोहेक्सीन इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करें, तो -119.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई और साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गई। अब याद रखना है, एंड तक यही बात मैं बार बार रिपीट करूंगा
जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी उतना वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात एंड तक आपने ध्यान में रखी। ये तो हो गई साइक्लोहेक्सीन की। अगर मैं आपसे कहूं कि साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो डेफिनेटली साइक्लोहेक्सेन स्टेबल है, क्योंकि जो जितना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो कंपाउंड जितना नीचे होगा उतना वो स्टेबल होगा। तो साइक्लोहेक्सेन स्टेबल है, साइक्लोहेक्सीन उसकी निस्बत अनस्टेबल है। अब आपके पास ये आ गया 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। ये अब जब आप इसमें इसके हाइड्रोजनेशन करते हैं, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अब यह 2 बातें आ गई कि अगर आप कैलकुलेट करें कि इसे कितनी हीट ऑफ एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इवॉल्व करनी चाहिए, कैलकुलेट करें, तो फिर तो आपके पास आता है 239 किलो जूल पर मोल। लेकिन इसने की कितनी, 231.5। ये मैं बात आपको समझाना चाहता हूं। यानी हमारी कैलकुलेशन कहती है कि 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन इसको इस जगह पे होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कि ये इससे जरा नीचे है। मैंने आपसे क्या कहा कि इस डायग्राम में जो कंपाउंड जितना नीचे होगा उतना वो स्टेबल होगा। इसका मतलब है कि ये जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन है ना, कैलकुलेटेड ये यहां पे है, हकीकत में ये यहां है। इसका मतलब है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से नीचे है। अगर नीचे होगा तो मैंने क्या कहा कि जो मॉलिक्यूल नीचे होगा वो स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्टेबल है। यही बात तो बताना चाहता हूं। अब कितना ज्यादा स्टेबल है वो हमने दोनों का डिफरेंस निकाला और वो डिफरेंस आया था 7.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन हमारी एक्सपेक्टेशन से 7.5 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? वेरी सिंपल सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स। द सेंटेंस इज कंपाउंड्स कंटेनिंग conjugated double bonds are more stable than compounds containing isolated double bond. ये याद रखना कि when there is conjugation there is stability. जहां conjugation होगी वहां stability होगी। देखें, डबल सिंगल, इसका मतलब है डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है। जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आएंगे तो वो कॉन्जुगेट करेंगे, और जहां कॉन्जुगेशन होगी, जहां डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन होगी, डेफिनेटली वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, अगर ये हमारी एक्सपेक्टेशन से 7.5 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल है, तो वो इसलिए है कि इसमें डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन है। तो याद रखना, जहां पे कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगी वहां रेजोनेंस होगी, जहां रेजोनेंस होगी वहां स्टेबिलिटी होगी। तो ये स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। अब आए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, और मेरे पास है डेल्टा H फॉर 135 साइक्लोहेक्साडाइन, नहीं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 135 साइक्लो। अब जरा ना इसके बारे में, इस मॉलिक्यूल को जरा स्टडी कर लें। माय डियर स्टूडेंट, लिखा क्या है? 135 साइक्लोहेक्सा, 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में, कार्बन नंबर 1, 3 और 5 इस पर डबल बॉन्ड है। तो आपके पास ये ट्राइन, यानी 3 डबल बॉन्ड हैं। कार्बन नंबर 1 पे एक डबल बॉन्ड, एक नंबर 3 पे और एक नंबर 5 पे। अच्छा, अब ना जब मैं कह देता हूं ना कि 135 इन 3 कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो मैं कहता हूं कि ये एक डबल बॉन्ड यहां, एक यहां, एक यहां, ये पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। माय डियर स्टूडेंट, जब मैं ये पोजीशन बता देता हूं ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पे फिक्स है, लोकलाइज्ड। ये बात याद रखनी। क्या ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्या यहां पे लोकलाइज्ड रह सकते हैं? आंसर है नो, ये यहां नहीं रह सकते। दीज आर डीलोकलाइज्ड, बल्कि मैं कहता दीज आर
दे शो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, लेकिन हमने इसको ना फर्जी तौर पर ले ले। सो दिस वन इज अ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, ये फर्जी मॉलिक्यूल है। ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कैक्यूले ने बेंजीन के जो स्ट्रक्चर दिए थे ना दो, उनमें से एक से ये रिजेंबल करता। तो याद रखना 135 साइक्लोहेक्साट्राइन ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, बेंजीन से मिलता जुलता है, बेंजीन नहीं, बेंजीन से मिलता जुलता है। इसमें 3 डबल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अच्छा नोट करना, इसमें 1 डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऐड हुआ, साइक्लोहेक्सेन बना। इसमें 2 डबल बॉन्ड थे, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऐड हुए, साइक्लोहेक्सेन बना। 3 डबल बॉन्ड थे, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड हुए, साइक्लोहेक्सेन बना। यानी तीनों केसेस में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो साइक्लोहेक्सेन आता है। अब हमने क्या करना है, हमने ना ऊपर वाली अपनी इंफॉर्मेशन उसको बेस बनाकर हमने इसकी ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कैलकुलेट करना है। और फिर अगर ये मॉलिक्यूल हमें मिल जाए, ये हाइपोथेटिकल है, फर्जी है, मिलेगा नहीं, तो इस जैसा कौन है बेंजीन, तो फिर हमने बेंजीन की एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसको मालूम करना। स्टूडेंट पहले ना मैं कैलकुलेटेड, और ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, इसकी मैं ना डेल्टा H वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर 1 डबल बॉन्ड होगा तो -119.5, और अगर 3 डबल बॉन्ड है जैसे 13 साइक्लोहेक्साट्राइन में, तो अब आपके पास ये बन जाएगा -358.5 किलोजूल पर मोल। ये जो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, इसकी हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो कैलकुलेट की वो इतनी आनी चाहिए। अब आप ले लें ऑब्जर्व्ड कैसे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट में आप इस मॉलिक्यूल को लेंगे, लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो हाइपोथेटिकल है। तो फिर क्या ले लें, आप बेंजीन को ले लें, बेंजीन। तो बेंजीन की डेल्टा H वैल्यू स्टूडेंट मालूम करेंगे तो आपके पास वो आएगी -208 किलोजूल पर मोल। हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल जो बेंजीन जैसा दिखता है उसकी 358.5, लेकिन बेंजीन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसकी 208, बहुत ही कम। और अगर मैं डिफरेंस लूं, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं डिफरेंस लूं, इस डिफरेंस को मैं अभी आपको रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाऊंगा, ये रेजोनेंस एनर्जी। तो डिफरेंस लूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो स्टूडेंट मेरे पास आएगा 150.5 किलोजूल पर मोल। ये डिफरेंस आ गया 150.5 किलोजूल पर मोल। अब ये डिफरेंस हमें क्या बताता है, ये डिफरेंस हमें बताता है कि बेंजीन हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन से 150.5 किलोजूल पर मोल इतना ज्यादा स्टेबल है। अब ना जरा डायग्राम को देखें माय डियर स्टूडेंट। अब इस डायग्राम में पहले मैं जिक्र करूंगा ये 135 साइक्लोहेक्साट्राइन का, ये 135 इसके हाइड्रोजनेशन करवाएं तो ये भी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा और ये 358.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो प्रैक्टिकली इसका कोई वजूद नहीं है, तो एग्जिस्ट कौन करता है, बेंजीन करता है। तो अगर आप बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लें तो स्टूडेंट वो 208 किलोजूल पर मोल आती है, यानी वो इससे बहुत नीचे है। कितना नीचे है, आप उस डिफरेंस को देखें, और वो डिफरेंस आपके पास कितना आया, 150.5 किलोजूल पर मोल। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। और ये डिफरेंस क्यों प्रोड्यूस हुआ, ये डिफरेंस इसलिए प्रोड्यूस हुआ कि बेंजीन में वो मॉलिक्यूल, वो पाई इलेक्ट्रॉन जो हमने 135 में सपोज किए थे कि वो अपनी जगहों पे लोकलाइज्ड हैं, लेकिन हकीकत में बेंजीन के मॉलिक्यूल में वो लोकलाइज नहीं होते, बल्कि क्या होते, डीलोकलाइज होते, रेजोनेंस शो करते हैं। और इसी वजह से हम इस एनर्जी को क्या कहते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड
resonance energy. And due to this extensive delocalization, the benzene molecule becomes extra stable. So the extra stability of benzene is due to the resonance energy. अब देखें resonance energy क्या है स्टूडेंट? resonance energy is the energy difference between hypothetical compound, ये जो अभी हमने लिया 135 cyclohexatriene, and the actual compound, और वो कौन सा था? बेंजीन. तो बेंजीन और हाइपोथेटिकल कंपाउंड दोनों में एनर्जी डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी. आप यूं भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डेल्टा एच, ये जो एक्सपेक्टेड 358 माइनस एक्चुअल डेल्टा एच, और एक्चुअल डेल्टा एच आपके पास ही है. डिफरेंस ले, जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी. एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. पहली बात स्टूडेंट, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन 135 साइक्लोहेक्साट्रिन बाय 150.5 किलोजूल पर मोल. ये अभी हमने डायग्राम में भी इसको देखा कि बेंजीन उससे स्टेबल है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी. जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है उतना वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है. तो ये जो हमने कहा कि रेजोनेंस एनर्जी ये किस बदौलत होती है? दिस वन इज ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन स्ट्रक्चर. माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन उसको स्टडी किया और हमने हेल्प ली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह.